हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट का जो पेपर हुआ था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिसका एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 30 क्वेश्चंस आए थे। तो सीडीपी का इसमें 30 क्वेश्चंस का पार्ट रहता है। तो ये मेरे खुद का एग्ज़ाम का ओन है, मतलब मैंने खुद दिया था, उसी का है। और पेपर कैसा आता है आप लोग देख लीजिएगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेक्शन फर्स्ट ए की बात करें तो इसमें सेक्शन ए जो बनता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस हैं। आप भी आंसर लगाइएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है कि बच्चों को, या आप बच्चों को एक्टिव रखना होता है। तो आप बच्चों की भागीदारी को न्यूनतम करेंगे तो फिर वहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहाँ होगी? तो ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को, आप बोलें कि हम कंट्रोल कर लें बच्चों को, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तय होने से लचीलापन होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की एक करेक्टरिस्टिक मान सकते हैं। तो गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि जब बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी समय आप उनका मूल्यांकन, एवेल्युएशन कर रहे हो, तो फिर एक अच्छी बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इनके रीजन भी देता जाऊंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स वाइल रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस है, रनिंग, ड्राइंग, ग्रेस्पिंग, क्लाइंबिंग, और आपका स्क्वीजिंग, वॉकिंग, स्क्रिबलिंग एंड क्लैपिंग। देखिए, स्क्रिबलिंग तो नहीं होगा, स्क्वीजिंग नहीं होगा, ग्रेस्पिंग नहीं होगा, रनिंग होगा। रनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर, और ड्राइंग जो होगी वो आपकी मोटर स्किल होगी। दो तरीके की स्किल्स होती हैं। तो फर्स्ट स्किल की बात करें इसमें तो ये होती है आपकी ग्रोस ग्रॉस स्किल, और दूसरी होती है मोटर स्किल। ठीक है, इसको स्थूल अवस्था बोलते हैं और इसे क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अवस्था कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? विद्यार्थियों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच उनकी जो कार्य हैं उनकी संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक क्या होता है? तो दंड। देखिए, कभी भी आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते। बच्चे को आप पनिश कर रहे हैं यानी कि आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप एनसीएफ 2005 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इसके पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, कुछ मतलब समझे हुए होने चाहिए। तो आप बच्चों के अंदर दंड तो कभी आंसर लगाएंगे नहीं, पनिशमेंट को तो कभी आप राइट आंसर मानेंगे नहीं। बच्चों की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करना है, यानी कि उनके स्ट्रक्चरल जो कॉम्प्रीहेंशन है, उनकी समझ है, उसको आपको राइट करना है। तो प्रतियोगिता राइट आंसर नहीं होगा। भेदन भेदन एवं अभ्यास भी नहीं होगा। लेकिन चर्चा और संवाद की बात करें, देखिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आंसर आपके और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप बच्चों के अंदर चर्चा करा सकते हैं, संवाद करा सकते हैं, एक दूसरे से वो अपनी बातों को खुलकर कह सकते हैं बच्चे। और जब तक बच्चे अपने आप में आपस में संवाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन उनके अंदर नहीं होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स, जब तक ये नहीं होगा तो उनके अंदर संरचनात्मक समझ का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके कब सीखते हैं? और विद्यार्थी स्वयं पहल करके, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण, व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना। देखिए, अनुकरण करके सीखना ये आप मतलब एक तरीके से आप रोट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले उनको दिखा दिया, फिर वही वो कर रहे हैं। आपने बोला कि टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से आपने क्लास में बच्चे से बुलवा दिया। अब क्या हो रहा है कि वो बाद वाले जितने भी बच्चे हैं
वो उसका रिपीटेशन कर रहे हैं, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपकी रोट मेमोराइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। बिहेवियरिस्टिक की तो बात यहाँ पर है ही नहीं, सक्रिय भागीदारी में यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट के अंदर बिहेवियरवादी का कहाँ प्रयोग होगा, प्रतिपादक शिक्षण भी नहीं होगा, सामाजिक संरचनावादी उनके अंदर करके सीखते हैं, तो सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर होगा उसके थ्रू वो सीख सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा ताकि आप लोग इसका आंसर प्रत्येक क्वेश्चन को ढंग से कर पाएँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए लेव वाइगोस्की 3 लोग थे, एक तो आपको पता है जीन पियाजे साहब थे, एक थे लेव वाइगोस्की थे, और तीसरे कौन थे, पियाजे साहब थे, लेव वाइगोस्की थे, एक और बताइए भाई कोई कौन थे, पियाजे साहब थे, लेव वाइगोस्की थे, और कोलबर्ग थे, कौन थे, कोलबर्ग। अब आप लोग बताइएगा कौन किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, जीन पियाजे साहब क्या कर रहे हैं, लेव वाइगोस्की साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है, तो ऑप्शन सेकंड से पढ़ते हैं पहले। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ों को, पजल्स को सॉल्व कर देते हैं, बड़े बड़े सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई, बड़े बड़े नहीं कर पाते, 12th क्लास का स्टूडेंट पजल सॉल्व नहीं कर पाता, 6th क्लास का भी पजल सॉल्व कर देता है, तो ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं है, तो ये तो अपवाद हो गया। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, प्योर स्लेट के रूप में देखते हैं, नहीं जी नहीं, वाइगोस्की साहब ऐसा नहीं देखते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ना जी ना, वाइगोस्की साहब ने कभी भी बच्चों की क्षमताओं को कम नहीं आंका है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमता होती हैं, इन्होंने कहा है कि इनेट एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, जन्मजात क्षमताएं होती हैं, इनेट एबिलिटी होती है, और जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोग सीख सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 2020 किसको प्रस्तावित करती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, इसमें सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होना चाहिए, बच्चे को क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ना कि शैक्षिक गतिविधियाँ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ना जी ना, एक बार परीक्षाएं करेंगे तो फिर उसका मान लीजिए आपने 6 महीने पहले कोई फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, उसका 6 महीने बाद आप ले रहे हो, तो वहाँ पर आप औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से उसका उनकी जो इवैल्यूएशन है, आकलन है, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टर्म वाइज जो सीबीएसई करता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर इस तरीके से आप उनका एवेल्यूशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड भी गलत हो जाएगा। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण, देखिए रैंक पे कभी भी यहाँ पर ग्रेड की बात करेगा, रैंक की बात करेगा, डिक्टेशन की बात करेगा, कभी भी इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, जी हाँ, ये बिल्कुल फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस तरीके से एग्जामिनेशन को फॉलो करता है, एवेल्यूशन को टाइम टू टाइम होना भी चाहिए। तो 2020 इसको जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इस बात का प्रस्तावित करती है एवेल्यूएशन के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसका देखेंगे क्या राइट आंसर है। स्टेटमेंट एंड रीजन पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या है, अभिकथन है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं। चलिए भाई, ये तो बात ठीक है कि बच्चे अपने परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। क्लियर है, ये तो परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। देखिए द्वितीयक नहीं होता, कभी भी फैमिली की बात करें, फैमिली माँ बाप ये सभी जो होते हैं फैमिली के अंदर जो भी होगा इसको फर्स्ट में रखा जाता है, यानी कि फर्स्ट सोशलाइजेशन के अंदर रखा जाता है, प्रथम सामाजिकरण के अंदर रखा जाएगा। अगर स्कूल की बात करेगा तो इसे सेकंड में रखा जाएगा। तो आपका देखिए फर्स्ट
है लेकिन आर गलत है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साथियों लगाइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य की पहचान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे। कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? तो देखिए, कम ध्यान अवधि व अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। अत्यधिक शारीरिक गतिविधि ना जी ना, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि कराएंगे तो फिर वहाँ पर वो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उसका। और कम ध्यान अवधि ना जी ना, बार बार स्वभाव बदलना, बार बार स्वभाव बदलना फिर उसको एक तरह स्टेबिलिटी की ओर नहीं ले जाएगा बच्चे को। और व्यवहार पठन वैकल्पी ये पहचान नहीं होनी चाहिए। अपमानजनक व्यवहार यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए। वी को डी के रूप में लिखना, यानी कि 21 को अगर कोई बच्चा 12 लिख रहा है तो इसे व्यवहार पठन वैकल्य कहा जा सकता है, यानी कि उसमें पठन की जो समस्या है पठन की है, उसको बोल सकते हो आप डिसलेक्सिया बोल सकते हो, यानी कि उसमें पढ़ने की समस्या है। आप उसके पढ़ने की समस्या को अगर क्लियर कर देते हैं, बी को डी कह देता है या 21 को आपका 12 कह देता है, तो उसके अंदर पठन वैकल्य की पहचान मानी जाएगी, डिसलेक्सिया माना जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना ही होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। अब देखिए, क्या होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की उपलब्धि हो, जिसका इस्तेमाल करे विद्यार्थी और उपलब्धि हो, और क्या होने की संभावना है? तो ऑप्शन बी से देखते हैं, शिक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ना जी ना, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ना जी ना। और कमी होगी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है। ना जी ना, विद्यार्थियों में कमी तो कभी आप जाएंगे ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे भी नहीं जाएंगे, कमी की बात तो आप करेंगे ही नहीं। ऑप्शन 4 की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार या सुधार की बात करें, सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना है। बहिष्कार से आप सुधार कैसे कर सकते हैं? ना जी ना। सामाजिक सहयोग से आप उसके उपलब्धि में वृद्धि कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सहयोग से के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सार्थक अधिगम। देखिए, सार्थक अधिगम क्या होगा? अब ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सार्थक अधिगम क्या होगा? मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया ना, आपने कोई चीज़ रट ली, उसको फिर रिपीट कर दिया, रटने के बाद उसका सॉल्यूशन दे दिया। ना जी ना, ये तो नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं किया जा सकता। अनुकरण बोल सकते हैं इसको, मेमोराइजेशन बोल सकते हैं, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करता है। आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन में बोला है, आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे। तब होता है, उनको आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट हुई, सक्रिय भागीदारी को अपनाइए, तो उनका सार्थक अधिगम हो पाएगा। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। ना जी ना, मतलब ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें मैथ्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गैर संदर्भित हो गया ना ये, तो ये भी नहीं होगा। आप क्या करोगे? सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल करोगे। आप समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पर रखोगे। क्लियर? तो एनालिसिस को भी रखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को रखोगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक्टिवली पॉजिटिव पे जाना है, बिल्कुल जो पॉजिटिव की ओर ध्यान दे। नेक्स्ट है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होती है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई यूपी का टीचर है, उसका अगर पोस्टिंग कर दी गई कर्नाटक में, अब वहाँ तो उसको तमिल नहीं आती, भाई नहीं आती, ठीक, मलयालम नहीं आती, तो ऐसे स्कूल में अगर उसको डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करेगा। ना जी ना, निर्देश का आप उपयोग करोगे फिर तो गलत बात है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाओगे, मतलब अपना पल्ला झाड़ दोगे, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, प्रतिस्पर्धा तुम्ही में करा देते हैं, तुमसे जो आता है उसी में आप खुश रहो। ना जी ना। मानकीकृत व कठोर पाठ्यक्रम, कठोर को आप कभी भी फॉलो नहीं करोगे, मानकीकृत स्टैंडर्ड पर आप नहीं जाओगे, आप उनको व्यवहार के द्वारा सिखा सकते हो। तो विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, आप उनको एक असेट्स के रूप में, यानी संसाधन के रूप में मान सकते हैं। जो आपकी असेट्स होंगी, संसाधन होंगे, उस तरीके से संस्कृति और भाषाई भिन्नता को आप उसमें प्रभावी कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए। देखिए प्रभावी अधिगम आपको करना है, प्रभावी अधिगम करना है तो एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या करना चाहिए सक्रिय करने के लिए? तो प्रतिस्पर्धा की भावना ना जीना, मैंने आपसे पहले ही बोला है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा आप बच्चों के अंदर नहीं लगा सकते हैं, मतलब उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं, ऊंच नीच की भावनाएं आप वहां पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्षमताओं को स्थायी मानने की धारणा ना जीना, हीनता की भावना से कहाँ होगा है, क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा आपका राइट आंसर हो जाएगी। जो प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? लगाइए भाई राइट आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीडीपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में आए हैं। अब तो आपको अगर आप इन 30 क्वेश्चन को भी कर लोगे तो ये मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहीं से मिल जाएंगे आपको रिपीट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए, तो लगाइए इसका क्या होगा, कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो देखिए ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्लासरूम के अंदर बच्चा गलत धारणाएं लेकर भी आ सकता है, लेकिन उन धारणाओं से निपटाना किसका काम है? टीचर का काम है। भाई बच्चा तो बोल सकता है ना कि चांद ऐसे बोल सकता है, जो चांद है ये सूरज है, बच्चा बोल सकता है, तो आपको उन भ्रांतियों को निपटाना है। तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जहाँ गलत धारणा को व्यक्त करना प्रतिबंधित है, तो वहाँ वो नहीं सीख पाएगा। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणा को अनदेखा करना ना जी ना, कभी भी वैकल्पिक अवधारणाओं को आपको अनदेखा नहीं करना है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पूर्व मान्यताएं होंगी, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जो जोड़ना होगा वो आपकी नए अधिगम में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और रटने याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, रोड मेमोराइजेशन को कभी भी आपको आंसर नहीं लगाना है, नोट न दे रखा हो ये ध्यान रखना है। तो भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राइट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता और उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? ऐसे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता और उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? साथियों के बीच सहानुभूति और दया। कभी भी देखिए ऐसे विद्यार्थी जिनका मान लीजिए किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, आंख में कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, तो आप उनके साथ सहानुभूति या दया नहीं दिखाएंगे, उससे उनके अंदर क्या है, हीनता की भावना प्रकट होगी और अपने को अलगाव की स्थिति में वो प्रकट करेंगे, अपने को अलगाव की स्थिति में वो देखेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षकों को पक्षपातपूर्ण रवैया, शिक्षक तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट चाहे वो दिव्यांग ही हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकते, चाहे उनकी कास्ट को लेकर या किसी भी प्रकार को लेकर वो उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैये को नहीं अपना सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ अलगाव, तो ये तो मैंने बोल ही दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बचता है, सुलभ अवसंरचना व इमारतें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ में संवेदनशीलता होती है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 बुद्धि की विशेषताएं बताई हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, और इसमें जो आप उन्होंने बताई हैं, देखिए एक बताया है अंतर्वैयक्तिक और एक बताया है अंतःवैयक्तिक। क्लियर है? इंट्रा और इंट्रा जो होता है खुद में, जो अपने आप में खुद के अंदर जो भी मानव अस्तित्व है, जीवन है, उनकी पहचान है, उनकी संवेदनशीलताएं होती हैं, वो अंत है यानी कि इंट्रा व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवादी नहीं होगा, इंटर नहीं होगा। इंटर में एक व्यक्ति को देखकर दूसरा अगर अपने आप में कोई परिवर्तन करता है उसे इंटर बोल सकते हैं, और लैंग्वेज का तो यहाँ पर कोई मतलब निकलता ही नहीं है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है
इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा को किस प्रकार की आवश्यकता होती है? ओनली वोकेशनल एजुकेशन फॉर सर्टेन स्टूडेंट। देखिए ओनली तो गलत, अपने आप को नेगेटिव कर रहा है। ओनली वोकेशनल एजुकेशन फॉर सर्टेन स्टूडेंट, मतलब आप वोकेशनल एजुकेशन आप दोगे किसको? सर्टेन, कुछ निश्चित स्टूडेंट्स को ही दोगे, तो ये तो गलत है। और क्या करेंगे दूसरे स्टूडेंट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट। ना जी ना, आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते इस तरीके से। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात होती तो आप वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती थी। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, कंसीडरेशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ जी, हाँ, आपको विचार करना चाहिए और रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, क्योंकि बच्चे जिस वातावरण से आते हैं, जिस वातावरण से बच्चे आते हैं, वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई किसी, मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार से आता है, कोई हिंदू परिवार से आता है, कोई जैन परिवार से आता है, तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। आप उनको क्या करोगे? एक समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के रूप में, संसाधन के रूप में, असेट्स के रूप में लेंगे। स्टेरियोटाइप ऑफ, हाँ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है? स्टेरियोटाइप ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, उनकी अयोग्यताओं को रूढ़िबद्धता के रूप में लेना। देखिए स्टेरियोटाइप तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। रूढ़िबद्धता को आप फॉलो नहीं कर सकते, उनको मिटाने का काम कर सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तन। अब इसका ऑप्शन कौन सा होगा ये बताइए। विकासात्मक परिवर्तन क्या हो सकता है? सभी संस्कृतियों के बच्चों को सार्वभौमिक गति से होते हैं। देखिए सभी संस्कृतियों के बच्चे सार्वभौमिक गति से होते हैं, आप कैसे कह सकते हो भाई? मुस्लिम परिवार का बच्चा, हिंदू परिवार का बच्चा, जैन परिवार का बच्चा, सभी सार्वभौमिक गति से कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी के सभी का जो आपका उनकी ग्रोथ है वो अलग अलग टाइप से होती है, तो वहाँ पर यह राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं फिर रुक जाते हैं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं फिर रुक जाते हैं, ना जी ना, ये तो नहीं होता। 12 से 16 के बीच में आपकी जो ग्रोथ है, थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ता है, जो कि किस पे प्रभाव पड़ता है? फिजिकल पे प्रभाव पड़ता है, नॉट आपकी जो एबिलिटी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, ना जी ना। रेजोरेखिया आप नहीं बोल सकते, बच्चों को ऐसे नहीं कह सकते कि ये रेजोरेखिया है, एक आयामी है, एक ही दिशा में एक ही दिशा में सोचेगा। आप विकासात्मक परिवर्तन इसको नहीं कह सकते। बच्चों को अगर विकासात्मक परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मल्टीपल वेज होने चाहिए। मल्टीपल क्या होने चाहिए? वेज होने चाहिए। मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, ना कि वन डायमेंशनल, यानी कि एक आयामी नहीं होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। तो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। हाँ जी, ये बोल सकते हो। डेवलपमेंट क्या होता है आपका? हियरडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल के बराबर होता है, यानी कि D=H×E बोल सकते हो। डेवलपमेंट आपका हियरडिटरी और एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है, इनकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप ही विकासात्मक परिवर्तन उत्पन्न होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? लगाइए भाई, आप लोग राइट आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी, फास्ट, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, ना जी ना। आप बच्चों को सहायक तकनीकों से पहुंच कम नहीं कर सकते, उनको तकनीकी तक ले जाना होगा, टेक्नोलॉजी उनको प्रदान करनी होगी। और आज के ज़माने में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का आपकी एजुकेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ रहा है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्त को प्रतिबंधित करना, आप उनकी व्यक्तिगत पसंद है, इंडिविजुअल उनकी जो जिस चीज़ को वो पसंद कर रहे हैं उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। नहीं तो उनके अंदर क्या होगा, एक तरीके से जो वो पूछना चाहते हैं पूछेंगे नहीं डर की वजह से, तो डर की भावना आप उत्पन्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, ना जी ना। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता, किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता को तो आप कम नहीं कर सकते, प्रामाणिकता को आपको स्टेबल रखना होगा, स्थिर रखना होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उनके लिए एक तरीके से क्या हो सकता है? सहायक हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता और उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। लगाइए भाई राइट आंसर।
कंप्लीट आपके पेपर करा दिए जाएंगे आपको, जितने भी सीडीपी के पेपर हैं, जितने भी मैथ, जितने भी आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर हैं, इंग्लिश का पेपर है, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी लोग आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किसी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती से। क्लियर है? चलिए इसका हम आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, सीधा राइट आंसर बताते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और रीजन के। एक बाल केंद्रित कक्षा, स्टेटमेंट ए क्या बोलता है? एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। व्यक्तिवादी होती है बाल केंद्रित शिक्षा? ना जी ना, व्यक्तिवादी तो नहीं होती है। और एक कठोर संरचना पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है? ना जी ना। आप ए को तो कभी भी सही बोल ही नहीं सकते इस जगह पे। आप ए को क्या करोगे? कभी भी सही नहीं बोल सकते इस जगह पे तो। क्लियर है? तो क्या करोगे भाई? एक बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिवादी नहीं होगी, ये तो गलत हो गया। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है? ना जी ना। जब तानाशाह होगा, नियंत्रक होगा, तो वो सीख कहाँ पाएगा? वो अपने प्रश्नों को पूछ ही नहीं पाएगा डर की वजह से। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत तो हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ तानाशाह और नियंत्रक में किसकी चलेगी? सिर्फ और सिर्फ टीचर की चलेगी। स्टूडेंट का तो यहाँ पर कोई बनता ही नहीं है। जो पढ़ा दिया सीखा है तो ठीक, नहीं सीखा तो वो पूछेगा ही नहीं। तो तानाशाह और नियंत्रक तो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गई होगी बात। और सीधा सीधा पाठ्यक्रम का अनुसरण करना, ये मतलब पाठ्यक्रम, आप पाठ्यक्रम को व्यवहार के साथ जोड़ सकते हैं, वातावरण के साथ जोड़ सकते हैं, आसपास की घटनाओं के साथ जोड़ सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पाठ्यक्रम का ये अनुसरण करना, ये अपने आप में गलत बात है। तो राइट, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शिक्षक किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। हाँ, ये आपका राइट। लगाइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसरण, उद्दीपन, स्वतंत्र खोज और पाण। पाण क्या होता है भाई? एक शिक्षक किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे को जिक्सो पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। तो इसका देखिए अनुसरण नहीं होगा, अनुसरण करना ये तो आपका फॉलो करना है। इसका मतलब क्या हो गया? आप गलत जा रहे हो। ठीक। उद्दीपन करना, उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजना एक तरीके से लाना, इंसाइट, इंसाइट बोल सकते हो। स्वतंत्र खोज ना जीना। पाण बोलोगे, इसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग जिसे कहा जाता है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप क्या है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये तो आपका हो सकता है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता क्षमता लाना, ना जीना। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन, आप एक दूसरे को यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं कर सकते। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इस जगह पे हो जाएगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्यों को प्राप्त करना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। लगाइए इसका राइट आंसर और बताइएगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में। ये तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तो सॉल्यूशन चल रहा है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जा कहाँ रहे हो? इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा? इनमें से कौन सी बच्ची है जो मध्य बाल्यावस्था में होगी? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, तो ये मध्य बाल्यावस्था की अवस्था नहीं कही जाएगी। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया। नकल तो गलत हो गया। एक बच्ची सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। सकारात्मक खेलों में शामिल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो गलत है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, वेरी गुड। लॉजिकल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तर्क करने की, बहस करने की अगर उसमें क्षमता है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मध्य बाल्यावस्था की अवस्था कही जा सकती है। और संरक्षण कर पाना, देखिए संरक्षण आपका मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आता है। तो ये आप लोग
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे की विकासात्मक सिद्धांत की संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है, द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड रेफर टू एज। देखिए बैलेंस करना, आप यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ एक ही चीज़ से लगा सकते हैं, अगर आप इसका सिनोनिम भी लगा देते तो राइट आंसर आपका हो जाता, लेकिन आपने नहीं लगाया। इक्वलेशन, एजामिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एकोमोडेशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वलेशन। तभी बैलेंस की अवस्था आ पाएगी बिटवीन किस किस के बीच में, सेल्फ और वर्ड, यानी खुद के और संसार के बीच में जो बैलेंस की अवस्था है वो कब आ सकती है, जब इक्वलेशन दोनों के बीच में हो। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर लगाइएगा, क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इसके ऑप्शंस छोटे ही हैं, आप ऑप्शन का यूज करके आंसर लगा सकते हैं। अमूर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार अमूर्त नैतिक तर्क की किस अवस्था में ये आता है, तो ये आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था में। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, बाह्य और अंतः अभिप्रेरणा। लगाइए राइट आंसर, कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, यानी कि सेकंड पर, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। प्रभावित करने के लिए किसी को नृत्य में भाग लेना, यह आप एक्सटर्नल एग्जाम्पल नहीं हो सकता, हो सकता है अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि ये बात हो सकती है, क्योंकि साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना उससे एक एक्सटर्नल ही होगा। तो खुद का खुद से बात होती है तब इंटरनल होता है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये एक्सटर्नली मोटिवेशन कहा जाता है हमेशा इसको। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी एक्सटर्नल के अंदर ही आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये तो बहुत आंसर था, गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का नहीं होगा। देखिए स्टेरियोटाइप से एक क्वेश्चन जरूर आता है, पहले भी आया, फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए जब भी स्टेरियोटाइप की अवस्था की बात की जाएगी, जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जाएगी, तो ऐसा नहीं, हम उनको क्या कर देते हैं, जेंडर वाइज कर देते हैं। जब आपका जेंडर वाइज कंडीशन आ जाती है तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पर किया जाता है। जैसे लड़कियों से बोला जाएगा कि आप नौकरी नहीं कर सकती, ठीक, आप ऑफिस नहीं जा सकती। लड़कों से बोलेगा आप रोटी नहीं पका सकते, आप चावल नहीं बना सकते, आप घर को साफ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर वाइज है, जो कि हमारे समाज के द्वारा स्थापित किया गया है। ये किसी का भाग नहीं है, मतलब कानून का तो भाग है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता, लेकिन ये समाज के द्वारा बनाए गए कुछ नियम और कानून हैं, जो कि जिसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। और इनको गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली एक 5 साल की बच्ची बोलती है, तो इसको क्या है, उसने जो अपने वातावरण से, जो अपने एटमॉस्फेयर से, जो अपने समाज से सीखा है, उसी को वो बस बोल रही है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। तो ये अपनी समझ के अनुसार वो बोल रही है, वो समाज को देखते हुए वो बोल रही है। तो जेंडर रूढ़िवादिता ये यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। लगाइए राइट आंसर, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, शेषावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात करें तो जीन पियाजे साहब के द्वारा कुछ अवस्थाएं बताई गई। एक अवस्था बताई गई 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था को उन्होंने कहा शैशवावस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, 6 से कभी 7 वर्ष भी मान लिया जाता है, इसको 6 वर्ष भी मान लिया जाता है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 7 से 11 की अवस्था होती है, इसे बोलते हैं हम क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 7 11 से 16 वर्ष 18 वर्ष की जो उम्र होती है उसे हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा क्या है, कल्पनाओं को करना सीख जाता है, कल्पनाएं उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे 11 से 16 ही मानी जाती है, 16 से ऊपर बात करें तो ये वयस्कावस्था हो जाती है, और फिर यहाँ 24 से ऊपर की बात करें तो इसके अंदर प्रौढ़ावस्था शुरुआत हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सही युग्म मिलान ऑप्शन नंबर ए पर जाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, ये बात तो सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या कर पाता है, मतलब 7 से 11 की अवस्था में वो क्या करता है, संरक्षण की अवस्था को प्राप्त कर पाता है और वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कर पाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से चीज़ों को बांट सकता है। ऐसा बोल सकता है कि मान लीजिए कोई भी 2-4 चीज़ पड़ी हुई हैं तो ये बोल सकता है ये वाली ये चीज़ है, ये वाली ये चीज़ है, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है। तो वर्गीकरण और संरक्षण ये दोनों ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, शेषावस्था में यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में तर्क को लागू करता है। अब एक बात बताइए भाई, 2 वर्ष का चलिए भाई, तो सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ शेष अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है। अब एक बात बताइए, 0 से 2 वर्ष बच्चा खिलाने की अवस्था होती है, 2 वर्ष की अवस्था में क्या कर पाएगा वो बच्चा, कुछ नहीं, बस गोदी में लेके घूमते रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आप जैसा कहेंगे उससे वो वैसा बोल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो उसके अंदर क्या तर्क की अवस्था आ पाएगी, लॉजिकलिटी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, अनुमान लगाने में सक्षम होता है। 2 वर्ष का बच्चा क्या अनुमान लगाएगा, 2 वर्ष का बच्चा क्या तर्क दे पाएगा, तर्क नहीं दे सकता। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक का मतलब 2 से 7 वर्ष का बच्चा। अब ये क्या करेगा, निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तार्किकता की बोल सकते हैं, लॉजिकलिटी उसमें थोड़ी बहुत आ भी सकती है भाई, प्रारंभ हो सकती है, थोड़ी बहुत आ भी सकती है, लेकिन निगमनात्मक नहीं हो सकता। एक होता है आगमन और एक होता है निगमन। क्या होता है, आगमन और एक होता है निगमन। आगमन को बोलते हैं एग्जाम्पल टू रूल, किसी भी चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए फिर उस पर रूल पे जाइए, तो इसको बोलते हैं आगमन, आगमनात्मक बोल सकते हो। दूसरी होती है निगमनात्मक यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हो भाई। अब एक बात बताइए, 2 साल के बच्चे को क्या रूल पता है, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, इसमें उसको क्या पता है कि रूल क्या है, वो उसके लिए सब कुछ एग्जाम्पल ही हो सकता है, रूल तो नहीं हो सकता। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त संक्रिया, इसी में क्या है ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करेगा भाई, चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या करता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करेगा, अनुकरण की शुरुआत करेगा, कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देगा। कल्पना, देखिए कल्पना उसके अंदर 7 से 11 की अवस्था में शुरू हो जाती है, लेकिन इतनी अच्छी अ, तरीके से नहीं आ पाती, लेकिन 11 के बाद उसमें कल्पनात्मक अवस्था आ जाती है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन अनुकरण की शुरुआत, अनुकरण तो बच्चा 2 वर्ष 0 से 2 का भी, 2 से 7 वर्ष का बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अनुकरण कर लेता है। 2 से 7 वर्ष का जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है वो भी अच्छे तरीके से अनुकरण कर लेता है 2 से 7 वर्ष का भी। क्योंकि आप 2 से 7 वर्ष के बच्चे से बोलोगे ये क्या है, आप बोलोगे हौवा, तो वो भी क्या बोलेगा, हौवा। तो इसी तरीके से तो होता है, तो 2 से 7 वर्ष में ही हो जाता है, तो 11 वर्ष की अवस्था तो यहाँ पर बात आती ही नहीं है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है और कंजर्वेशन चीज़ों का कर पाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन था ही इतना लॉजिकलिटी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को किस पर ध्यान देना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनके अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। रटकर याद करने के बल पर मैंने बोल दिया है पहले ही तुमसे, रोट मेमोराइजेशन, रटने की बात पर, अनुकरण को, इन पर आप आंसर नहीं लगाओगे अगर नोट न दिया हो। क्लियर है। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, ना जी ना, भय पैदा कर दोगे फिर वो कहाँ सीख पाएगा, फिर वो अपने अधिगम को सुसाध्य कहाँ कर पाएगा, तो हो ही नहीं सकता। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ना जी ना, निष्क्रिय मतलब टीचर क्लास में कुछ भी बोलता रहे, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा दे रहे हो।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें फिर अधिगम को सुसाध्य कहाँ होगा, सुसाध्य तरीके से अधिगम कहाँ पर पाओगे, आसानी से सीख कहाँ पाओगे, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप एटमॉस्फेयर के साथ जोड़िए, आप एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ जोड़िए, आप अपने समाज के साथ जोड़िए, आप अपने आस पड़ोस के साथ जोड़िए, आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़िए, स्कैफोल्डिंग का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर अधिगम सुसाध्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद क्या है, आपका मैथमेटिक्स आता है, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तो आप लोग चैनल पर बने ही हैं सभी के सभी, और आप सभी को बता दें जल्द ही हम 50K होने वाले हैं, यानी 50,000 की हमारी फैमिली होने वाली है। तो ये अपने आप में एक बहुत और अभूतपूर्व योगदान रहेगा आप सभी का, जो आपने इस परिवार को 50,000 का बनाया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, यानी कि जो आपकी NEP 2022 आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर बात करें तो ये किसका अनुसरण एक तरीके से नहीं करेगी। नॉट दे रखा है, आंसर नॉट को देख कर लगाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्फेसाइज ये प्रभाव डालेगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, ये तो भाई करेगी। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 की बात करें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, आपकी समझ पर, समझ को बढ़ावा जरूर देगी। तो कॉन्सेप्चुअल पर, कॉन्सेप्ट पर जरूर जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है। समेटिव असेसमेंट नाजीना, इंक्रीजिंग करिकुलम कंटेंट नाजीना, डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी कहीं भी आए, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ सकती है। तो बात करें नॉट पूछा था, तो आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगाना है नॉट में, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर आपका जो आंसर नंबर 4 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको CDP के कितने क्वेश्चन कराए, 30 क्वेश्चन कराए। ये कोई वो क्वेश्चन नहीं, ये मेरा खुद का पेपर था, खुद का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि मैंने भी दिया था, तो उसमें ये आपका था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बस क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बाकी आप लोग कुछ भी ना करें तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन क्लास लेते रहिएगा और क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, पेपर देखते रहिएगा, उससे आपको बेनिफिट जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, बेनिफिट होना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर वगैरह से कुछ भी नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स को देखने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट को भी देखने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2022 के लिए, 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, बस आप लोग बने रहिएगा, आपका भी एग्जाम यहीं पर क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।